नमस्कार, स्वागत है आपका माँ शारदा क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपीजीके। तो आज से एमपीजीके शुरू करेंगे और इसका सबसे प्रमुख पार्ट पढ़ेंगे पुनर्गठन। तो पुनर्गठन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में वर्ष 2018 में एक नया ज़िला बना था, आपको पता होगा, निवाड़ी। और नागदा बनने की अभी हाल ही में वो जताई जा रही है उम्मीद, और मांग भी चल रही है, और भी अलग अलग क्षेत्रीय इलाकों में मांग चल रही है अलग अलग ज़िले बनाने की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो भी एमपी के एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ वर्ष 1947 में, तब भारत देश की स्थिति क्या थी। तो देखिए, उतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे अपन, चूँकि एमपी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे उसी को देखेंगे। तो हम काट काट के पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो जब 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय अलग अलग राज्य नहीं थे, 565 रियासतें थीं। इन 565 रियासतों में से इनको अंग्रेज़ अधिकारियों ने 3 ऑप्शन दिए थे कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं कि पहला ऑप्शन आप किसी भी देश में विलय कर सकते हो, जैसे पाकिस्तान हो गया बाजू में था, या भारत में। फिर दूसरा ऑप्शन था कि आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो, और तीसरा ऑप्शन यही था कि मतलब या तो आप पाकिस्तान में विलय हो, दूसरा भारत में विलय हो, तीसरा था कि या तो आप स्वतंत्र रह सकते हो, ठीक है, अपना एक अलग देश बना सकते हो, अपनी एक अलग वो बना सकते हो, क्या बताइए, रियासत। तो इन 565 रियासतों में से बाकी सारे को लगभग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मिला दिया गया था भारत में, ठीक है। तो मिला दिया था, लेकिन जो 4 रियासतें थीं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और अपनी भोपाल, चूँकि भोपाल का नाम इस 4 रियासतों में आ रहा है, सो हमें इन सभी में से केवल क्या पढ़ना है, भोपाल, जो लगभग सेंटर में आती है एमपी के। तो भोपाल की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ेंगे अपन। देखो क्या हुआ था, भोपाल से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो भोपाल है इसको किसने बसाया था। तो इसको बसाया था शाहजहां बेगम ने। किसने बताया था, बताइए, शाहजहां बेगम ने। इन्हें भारत की अंतिम मुस्लिम महिला शासिका माना जाता है, तो इन्होंने बसाया था भोपाल को। उसके बाद इन्हीं के जो बेटे थे उनका नाम था हमीदुल्ला खां। क्या नाम था, बताइए, हमीदुल्ला खां। तो हमीदुल्ला खां ने ही लास्ट में 1949 तक इसी में क्या बताइए भारत में विलय करवाया था भोपाल का। देखो कैसे अब सभी लोग अलग अलग विरोध कर रहे थे कि हम अलग देश बनाएंगे या हम कहीं और शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमीदुल्ला खां को समझ में नहीं आ रहा था, तो हमीदुल्ला खां ने क्या कहा, हमीदुल्ला खां ने भी सोचा कि हम भी इसको एक अलग देश बनाते हैं। तो भोपाल, पता है, वर्ष 1947 से लेकर 1949 तक क्या बताइए अलग देश बना रहा, ठीक है। तो 2 साल, इन 2 साल तक ये क्या बताइए अलग देश था। और यदि सरदार पटेल जी नहीं होते ना, तो आज क्या बताइए भोपाल जाने के लिए तुम्हें वीज़ा लेना पड़ता। जो तुम सुबह से उठते हो ना, दमोह में सुबह 4-5 बजे उठ के राज्य रानी से चले जाते हो भोपाल, तो पहुंच जाते हो 10-11 बजे तक। फिर आपको वीज़ा लेना पड़ता है यदि सरदार पटेल जी नहीं होते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, बताइए, उन्हें कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, उसी प्रकार भारत का एकीकरण किसने किया था, बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहले प्रस्ताव भेजा किसको, हमीदुल्ला खां को। तो हमीदुल्ला खां से बोला कि देखिए आप भारत संघ में विलय कर लीजिए, ठीक है, हम लोग भारत एक संघ बना रहे हैं। तब इसको समझ में नहीं आया और इसने कहा नहीं, हम तो एक अलग देश बनाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग देश बनाते तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम देख लो, यदि नहीं बना पाओ तो इसमें ज़रूर मिला देना, क्योंकि तुम्हारी जनता तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या किया कि उस समय यूएनओ बन गया था, आपको पता होगा 1945 में यूएनओ बन गया था। तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह कहाँ पहुँच गया, बताइए, यूएनओ में। और जैसे यूएनओ में पहुँचा, क्योंकि यूएनओ सबकी मतलब सबकी सुनता है, और यूएनओ की सबको सुननी पड़ती है, ठीक है, सभी देशों को सुननी पड़ती है यूएनओ की। क्योंकि यूएनओ किस लिए बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। तो यूएनओ पहुंच गया कौन, बताइए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
बोला देखिए सर, यहाँ प्रावधान थे कि आप चाहो तो किसी भी देश में शामिल हो सकते हो या अलग देश बना सकते हो, लेकिन ये लोग हमें बनाने नहीं दे रहे हैं। तब यूएनओ ने कहा ठीक है, चलिए हम आपकी सुनवाई करते हैं और हम आपकी बात मानते हैं। जैसे अपन कोई बड़े अधिकारी के पास जाते हैं तो अपन बोलते हैं कि देखो सर हमें ये समस्या है, तो वो मना नहीं करता, आश्वासन देता है, ठीक है। तो ऐसे ही आश्वासन दे दिया यूएनओ ने, बोले चलो देखते हैं कौन कैसे नहीं मान रहा है। तो यूएनओ को तो पता नहीं था कि भारत के बारे में, भारत क्या है, भारत मतलब मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश भारत के कौन से कोने में है। तो वो आया तो उसने देखा, देखो अभी हम रफ़ एरिया बना रहे हैं, ये लगभग मध्य प्रदेश, ये है लगभग अपना क्या बताइए भारत, ठीक है। इस भारत में उन्होंने देखा अच्छा ये भारत है और इस भारत के सेंटर में है एमपी, ठीक है, और उसके भी सेंटर में है क्या बताइए भोपाल। तब उन्होंने देखा कि आप तो एमपी के सेंटर में है भोपाल, आप क्या बताइए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से करोगे, अपने वस्तु और सेवाओं को कहाँ से भेजोगे और लाओगे, कैसे एक दूसरे देश से कनेक्ट करोगे। यदि आप तटीय क्षेत्र पर होते तब भी हम आपको मान लेते। तब वो क्या बताइए फटकार लगा यूएनओ ने, किसको बताइए, हमीदुल्लाह खां को। तो हमीदुल्लाह खां को फटकार लगा कि बोले देखो ये गलत बात है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप बिल्कुल सेंटर में हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे देश को। तब उसने बोला ठीक है सर। तो अब मान लो किसी के पास अपन जाते, बड़े अधिकारी के पास, वो अपन को फटकार देता है, तब अपन क्या बोलते हैं बाहर आके, ये नहीं बोलते कि उसने हमें डांटा है, गुस्सा किया है, अपन बोलते हैं नहीं सर बहुत अच्छे थे, ऐसा वैसा। तो ऐसे ही इसने किया, ऐसे ही इसने क्या करा कि सरदार पटेल ने फिर से क्या बताइए एक लेटर भेजा इसके पास और देखा, बोले कि देखो तुम्हारे महल के नीचे कितना विरोध कर रही है जनता, यदि तुम नहीं करते हो विलय तो फिर क्या बताइए हम जनमत संग्रह करा लेंगे, जैसा जूनागढ़ में करवाया था हमने, ठीक है। तब इसने कहा कि यूएनओ ने तो मना कर दिया है, चलो अब विलय ही कर लो, नहीं तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तब इसने क्या बताइए वर्ष 1949 में विलय पत्र पे साइन कर दिए और भारत का ये अभिन्न अंग बन गया भोपाल। तो सोचो एक देश था 1949 तक भोपाल, ठीक है। तो अपन ने देखा कि 1947 से 1949 तक भोपाल क्या था, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो भोपाल है अब यह एक सीहोर ज़िले की तहसील बना रहा। कब तक बना रहा सीहोर ज़िले की तहसील, 1972 तक। चूँकि 72 में 2 नए ज़िले बनाए गए थे, भोपाल और राजनांदगांव, इसके पहले ये सीहोर ज़िले की क्या बताइए तहसील बना रहा। तो इस प्रकार शुरुआत होती है अपने मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की शुरुआत। अब देखो 1947 से 1953 तक, ठीक है, 1947 से 1953 तक क्या बताइए सभी लगभग सभी विलय कर लिए गए थे, ठीक है, सभी रियासतों को। अब बोला गया इनको किसके आधार पर बनाएं, भौगोलिक आधार पर बनाएं, राजनीतिक आधार पर बनाएं, संख्या के आधार पर बनाएं, या क्या बताइए लिंग जाति के आधार पर बनाएं, ठीक है, तो भाषा के आधार पर बनाएं। तो यही चल ही रहा था। तभी क्या बताइए दक्षिण में आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में क्या बताइए मांग उठ पड़ी कि हमें भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। लेकिन क्या बताइए इसकी समीक्षा चली रही थी कि नहीं भाषा के आधार पर नहीं बना सकते, नहीं तो सभी लोग बोलेंगे, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मतलब मांग चल ही रही थी। इतने में श्री राम उल्लू एक व्यक्ति थे, श्री राम उल्लू, उन्होंने क्या किया आमरण अनशन कर दिया 51 दिन का, ठीक है। तो पहले के लोग ज़्यादा समय तक क्या बताइए भूखे रह लेते थे, ठीक है। तो 51 दिन का आमरण अनशन किया कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं, ठीक है, जब मर ही जाएंगे तो क्या खाएंगे। तो आमरण अनशन शुरू किया। ये लीडर थे दक्षिण भारत के, आंध्र प्रदेश के। और जब इन्होंने भोजन नहीं किया और 51 दिन बाद इनकी डेथ हो गई, जैसे ही डेथ हुई तो ये क्या बताइए और उग्र हो गया आंदोलन। और जैसे ही ये आंदोलन उग्र हुआ तब क्या बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी को ये क्या बताइए भाषा के आधार पर बनाया गया। तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन आता है, हालांकि इसको डिटेल में हिस्ट्री और पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो भाषा के आधार पर पहला देश बना क्या बताइए आंध्र प्रदेश, सॉरी पहला राज्य बना कौन बताइए आंध्र प्रदेश। कब बना 1 अक्टूबर 1953 को बना। तो पहला राज्य जरूर आता पेपर में। और आखिरी राज्य अभी बना था तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, व्यापम में ये पूछा गया था, ठीक है। तो पहला राज्य कौन बना था बताइए आंध्र प्रदेश। अब देख लेते हैं, अब मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं। तो अब मध्य प्रदेश की चर्चा होती है इस प्रकार।
उस समय इसको सेंट्रल प्रोविज़न बना था और ये पूरा भारत क्या बताइए 4 पार्ट में डिवाइड था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो पार्ट ए के कुछ बड़े बड़े नगर थे, मतलब बड़े बड़े राज्य क्षेत्र। उसके बाद पार्ट डी में छोटे छोटे, पार्ट बी में, और पार्ट सी में जो महानगर हैं आज के वो थे, और डी में थे क्या बताइए द्वीप, आइसलैंड। तो आइसलैंड थे डी में। तो इन सभी पार्टों का कुछ कुछ हिस्सा चूँकि ये बीच में है तो इसमें भी होगा कि नहीं बताओ। तो अब हमें चूँकि एमपी का पढ़ना है इसलिए हम एमपी को पढ़ते हैं डायग्राम से। अच्छा, यदि आप अच्छे से एमपी पढ़ना चाहते हैं तो आप एमपी के मैप का पूरा पंच ले लेना और उसको डेली भरना, तब आपको मैप से ही सब कुछ याद करवाएंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए उस समय का एमपी इस प्रकार था, चूँकि छत्तीसगढ़ भी था 2000 के पहले तक। तो ये कहलाता था पार्ट ए, ये कहलाता था पार्ट बी, क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। ये कहलाता था पार्ट सी। तो उसमें से 3 पार्ट अपने पास थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। चूँकि अपने पास द्वीप है नहीं तो पार्ट डी होगा नहीं। तो पार्ट ए की राजधानी क्या थी, नागपुर। यदि आपको मैप याद नहीं हो तो हम ट्रिक से बता देंगे, नहीं तो मैप तो आपको याद करना ही है, ठीक है। तो यहाँ का विदर्भ क्षेत्र, नागपुर वाला क्षेत्र, मराठी भाषाओं वाला क्षेत्र की राजधानी क्या थी बताइए, नागपुर। पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर और इंदौर रखी गई थी 6-6 महीने के लिए। क्यों रखी गई थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ग्वालियर में थे सिंधिया और यहाँ पर थे होलकर, ताकि दोनों एक दूसरे से बुराई ना माने, इसलिए ये 6-6 महीने के लिए बदल दी जाती थी। पार्ट सी की थी क्या बताइए, रीवा, और जो महाकौशल क्षेत्र है वो पार्ट ए और सी की सीमा पर आता था। तो इसकी जबलपुर थी और भोपाल एक अलग देश था, ठीक है। आज़ादी के जस्ट बाद की कहानी बता रहे हैं एमपी की। तो इसको याद रखने की ट्रिक है क्या बताइए, नागराज। तो ये है ना ग रा ज। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और ये महाकौशल क्षेत्र, ठीक है। चूँकि पार्ट डी था नहीं एमपी में। तो पार्ट ए की राजधानी क्या हो जाएगी बताइए, नागपुर। बी की हो जाएगी ग्वालियर, लेकिन अपन को पता है कि 6-6 महीने की थी 2। फिर रा से हो जाएगा रीवा पार्ट सी की, और महाकौशल क्षेत्र की हो जाएगी जबलपुर। तो उम्मीद है अब ये डायग्राम आपको हमेशा याद रहेगा, और इसमें जब बार बार आप कंफ्यूज होते थे तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए अब डेटा देख लेते हैं, कुछ डेटाबेस पे बात कर लेते हैं। ये लिख दिया हमने यहाँ पर, पार्ट ए की राजधानी नागपुर, नागराज याद रखना। पार्ट बी की ग्वालियर इंदौर, सी की रीवा, महाकौशल, और भोपाल एक अलग देश था। तो भोपाल एक अलग देश था उस समय तक। कब तक, 1949 तक। और 1949 से 72 तक था एक तहसील, और 72 के बाद जिला बना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, कब बताइए, 1953 में, ठीक है। उसके बाद भोपाल का, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1972 में 2 नए ज़िले बनाए गए। तो कौन कौन से बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। राजनांदगांव वर्तमान में कहाँ मिलेगा बताइए, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है। तो भोपाल इसके पहले सीहोर ज़िले की एकमात्र तहसील था, फिर ये क्या बताइए, जिला बना था अभी। चलिए उसके बाद हाँ एक बार और देख लेते हैं। जब ये आज़ाद हुआ था ना, मतलब जब ये एमपी बन गया था ना पुनर्गठन की अध्यक्षता में 1953 में, मतलब जब बनना शुरू हो गया था, तब इसमें क्या बताइए, जो बड़े बड़े नगर थे ना, उन्होंने कहा, बड़े बड़े क्षेत्रों ने कहा कि हमें तो क्या बताइए राजधानी चाहिए है। तो ग्वालियर भी कह रहा था हमें राजधानी चाहिए, इंदौर भी कह रहा था हमें राजधानी चाहिए, भोपाल भी कह रहा था, और यहाँ पर रायपुर भी कह रहा था, ठीक है। चूँकि ये वाला हिस्सा, इसके कुछ भाग हमने दे दिए थे एमपी और गुजरात को, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात को, और ये भी कह रहा थे जबलपुर। तो जो बड़े बड़े ज़िले थे, जो बड़े बड़े नगर थे, वो लोग बोल रहे थे कि हमें पावर दी जाए। तो सबकी पावर का बंटवारा किया गया उस समय। इंदौर को दे दिया गया क्या बताइए, एमपीपीएससी का मुख्यालय, अर्थात लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। और साथ में दे दिया गया खंडपीठ। किसका खंडपीठ दिया गया बताइए, हाई कोर्ट का। तो ये इंदौर खुश हो गया। उसके बाद जो जबलपुर था, जबलपुर को क्या दिया गया बताइए, एमपी का हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का कहाँ है बताइए, जबलपुर में है। अब ग्वालियर को भी कुछ देना पड़ेगा। ग्वालियर ने बोला हमें क्या दिया जाएगा, तो ग्वालियर को दिया गया भू राजस्व कार्यालय और दिया गया खंडपीठ जबलपुर का, ठीक है। तो ग्वालियर भी खुश। अब बात आती है किसकी बताइए, रायपुर की। तो रायपुर में क्या दिया जाएगा, तो चूँकि रायपुर राजधानी है अभी वर्तमान में, तो रायपुर को दिया गया क्या बताइए, मध्य प्रदेश का पहला सीएम। तो मध्य प्रदेश का पहला सीएम कौन है बताइए, पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। और उसी के बाद
जो भोपाल है अलग देश था, फिर तहसील था, फिर ज़िला बना, इसको राजधानी बना दिया गया था पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तो सभी को थोड़ी थोड़ी पावर दे दी गई। तो सभी लोग क्या बताइए, आप आपसी समन्वय से खुश हो गए। नहीं तो क्या बताइए, सबको राजधानी बनाना तो पॉसिबल नहीं था। तो इसी प्रकार अब आगे देखते हैं कि जो आयोग था 1953 में बनाया गया था। भोपाल और राजनांदगांव को बनाया गया 1972 में। तो जब ये भारत देश क्या बताइए मध्य प्रदेश बना गया था, तब उस समय कितने ज़िले थे अपने पास? 43 ज़िले थे, और 2 और आ गए तो कितने हो गए बताइए? 45। इनको हालांकि हम आपको सीरीज़ में याद करवा देंगे। फिर 1998 में क्या बताइए, सबसे पहले BR दुबे समिति ने 10 ज़िले बनाने का प्रस्ताव रखा। तो कब रखा था बताइए? सबसे पहले BR दुबे ने, फिर सहदेव ने। ठीक है, लेकिन बने दोनों ही 1998 में थे। तो ये क्या बताइए, 25 मई 1998 को बनाए गए थे 10 ज़िले, और ये बनाए गए थे क्या बताइए 10 जून को। तो मई के बाद क्या बताइए जून आता है, मई जून। ठीक है, तो 10 जून को बनाए गए थे क्या बताइए ये 6 ज़िले। तो अब अपन को केवल इन 10 में से क्या याद रखना है, जो ये 10 है ना, उनमें 4 + 6 याद रखना। 4 + 6 क्यों? क्योंकि MP में अभी कुल बचे हैं कितने बताइए 4, और 6 चले गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो जो 4 हैं वो बस आपको याद रखने हैं। तो वो याद रखने का तरीका क्या है बताइए? याद रखने का तरीका है शोक बड़ी चीज़ है, शोक बड़ी चीज़ है। तो शोक बड़ी चीज़ है याद रखना। सो से हो जाएगा क्या बताइए श्योपुर, का से हो जाएगा कटनी। हालांकि ये नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, तो इसको आप नोट करते जाइए साथ साथ में। सो से हो जाएगा श्योपुर, का से हो जाएगा कटनी, और बा से हो जाएगा बड़वानी, बड़वानी खरगोन से कटा, और डा से हो जाएगा डिंडोरी। चीज़ है साइलेंट रहेगा। तो शोक बड़ी याद रखना, शोक बड़ी चीज़ है। तो सो से पढ़ा अपन ने क्या बताइए श्योपुर, मुरैना से कट के बना, कटनी बना, कटनी किससे कट के बना जबलपुर से, उसके बाद बड़वानी कट के बना खरगोन से, डिंडोरी कट के बना मंडला से। चलिए, तो ये सभी याद रखेंगे 4 ज़िले। अब उसके बाद सहदेव समिति से बने थे कितने बताइए 6, और 6 में भी कैसे याद रखेंगे 3 + 3, और 3 + 3 मतलब MP के 3 बने होंगे। तो एक बना था कौन सा हरदा, और एक बना था कौन सा बताइए उमरिया, और एक बना था नीमच। तो हरदा किससे बना होगा होशंगाबाद से, जब मैप याद करोगे तब याद रहेगा। उमरिया बना था शहडोल से, और नीमच बना था मंदसौर से। ठीक है, चलिए मैप ज़रूर आपको भरना है, डेली एक मैप भरना है। तो कम से कम 10-12 मैप भर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये सारे मैप। चलिए, तो अब देख लेते हैं वर्ष 2000 में, अर्थात 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और कितने ज़िले ले गया 16 ज़िले, और 3 संभाग ले गया। तो 3 संभाग कौन कौन से ले गया, तो इसको भी नोट कर लेना। एक ले गया रायपुर, दूसरा ले गया बस्तर, तीसरा ले गया बिलासपुर। तो रायपुर, बस्तर और बिलासपुर RBB याद कर सकते हैं। तो RBB 3 संभाग ले गया वो, और 16 ज़िले ले गया। तो इस समय तक अपने पास टोटल कितने हो गए थे, देखो 43 थे, उसके बाद 2 और जुड़े तो 45 हो गए, उसके बाद 10 और 6 16 और जुड़े, तो 16 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या बताइए 16 माइनस हो जाएंगे, तो 16 माइनस हो गए तो कितने बचे 45। 45 से चले थे, फिर से 45 हो गए। अभी इसको हम शॉर्ट में आपको बता देंगे, आपको 100% याद हो जाएंगे। देखो, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और कौन सा जिला बना, कितने नंबर का राज्य बना बताइए 26वें नंबर का राज्य बना। 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 26, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहले क्षेत्रफल था 443, 446, और अब कटने के बाद कितना बचा बताइए 30, 82, 52, 30, 82, 52, और किसी किसी बुक में आपको लिखा मिलेगा 30, 82, 45। तो 52 और 45 में गैप क्यों आ रहा है 7 किलोमीटर का, तो आगे पढ़ाएंगे हम। जो किरार घाटी है ना अनूपपुर के पास, वो विवादित है। जब वो अपन काउंट कर लेते हैं तो 52 हो जाता है, और नहीं काउंट करते तो 45 हो जाता है। दोनों याद रखना, तीनों याद रखना। अब वर्ष 2003 में, 2003 से याद रखना 3, और तो 3 बने तीनों कोने के, एक बना इस कोने का, एक बना इस कोने का, एक बना इस कोने का। तो 3 से याद रखना डायग्राम में ट्रायंगल बना था। ठीक है, तो ये ट्रायंगल देखो कैसे बना,
पहले नंबर तो खंडवा से कटा बुरहानपुर, फिर उसके बाद अशोकनगर कटा गुना से, उसके बाद अनूपपुर कटा शहडोल से। ठीक है, तो ये है क्या बताइए, अशोकनगर, ये है अनूपपुर, ये है बुरहानपुर। यदि आप मैप में देख पा रहे होंगे तो हमेशा एमपी मैप लेकर बैठना, और कम से कम आपके पास एमपी का मैप तो होना ही चाहिए, बड़ा मैप घर पर। तो सभी लोगों के घर पर मैप होना चाहिए, इतनी हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर तीनों कोनियों के याद रखेंगे। इस कोने का क्या याद रखा था अपन ने, बताइए। इस कोने का रखा था बुरहानपुर, इस कोने का अशोकनगर, इस कोने का अनूपपुर। चलिए, तो अब देखिए वर्ष 2008 में 8 में बने थे 2 ज़िले। कौन कौन से बने थे, एक इस कोने का, एक इस कोने का। तो इस कोने का कौन बनेगा बताइए, सिंगरौली। इस कोने का बनेगा कौन सा बताइए, अलीराजपुर। अलीराजपुर कटा था क्या बताइए, झाबुआ से। सिंगरौली कटा था किससे बताइए, सीधी से। अब आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष 2013 में बना था आगरमालवा, शाजापुर से कटकर। तो अभी तक 2018 के पहले ये था करंट अफेयर का क्वेश्चन कि वर्तमान में कौन सा ज़िला बना है बताइए। तो ये बना था कौन सा बताइए, आगरमालवा। लेकिन अब कटा था ये शाजापुर से, और इसी आगरमालवा में क्या बताइए, एकमात्र गौ अभ्यारण्य है पूरे भारत का। लेकिन वर्ष 2018 में बना था निवाड़ी, और निवाड़ी किससे कट के बना था बताइए, टीकमगढ़ से कट के बना था। ठीक है, तो टीकमगढ़ से कट के बना था, और इसकी 3 तहसीलें थीं। कौन कौन सी 3 तहसीलें हैं, पृथ्वीपुर, ओरछा, निवाड़ी। तो ओरछा सबसे इम्पोर्टेंट तहसील है इसकी, इसलिए इसका राजस्व इस बार ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये काफ़ी डेवलप हो सकता है निवाड़ी, क्योंकि इसने क्या बताइए, प्रमुख तहसीलें इसमें जुड़ी हुई हैं। अब हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि आपको क्या याद रखना है। तो देखो, वर्ष 1956 को 43 थे, फिर उसके बाद क्या बताइए 2 और बन गए थे 72 में, तो 45 हो गए थे। उसके बाद 98 में 16 मतलब 10 + 6 या 6 + 10 बने थे, तो 61 हो गए थे। फिर वर्ष 2000 में 16 वापस चले गए थे, तो 45 बचे थे। फिर 2003 में आपको पता होना चाहिए 3 बने थे, तो तीनों कोने के हमने याद करवाए थे। कौन कौन से बताइए, बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। तो ये हो गए थे 48। फिर 13 में एक और बना था, अच्छा पहले 2 और बने थे 8 में, तो एक इस कोने का, एक उस कोने का, सिंगरौली और क्या बताइए, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर किससे कटा था बताइए, झाबुआ से। सिंगरौली कटा था सीधी से। तो ये हो गए थे 50। और 51वें नंबर का कौन सा था बताइए, आगरमालवा। आगरमालवा किससे कटा था बताइए, आगरमालवा कटा था किससे, शाजापुर से, मतलब शाजापुर से। उसके बाद 2018 में बना था कौन सा बताइए, 52वां ज़िला, और 52वां ज़िला बना था कौन सा बताइए, निवाड़ी। तो ये सभी आपको याद रखना है कि किस समय कितने ज़िले बने थे। ये MPPSC में पूछा जा चुका है कि वर्ष 2000 में बताओ कितने ज़िले थे, तो ये 45 ज़िले थे। ठीक है, और संभाग की बात करें तो संभाग थे 9, चूँकि 3 ले गया था कौन बताइए, छत्तीसगढ़। तो ये था पुनर्गठन। और अब देखो, जब पुनर्गठन हुआ तो पहले क्या बताइए, CM बनेंगे। तो पहले CM बने पंडित रविशंकर शुक्ल। अब जब CM बनेंगे तो राज्यपाल भी बनाने पड़ेंगे। तो पहले राज्यपाल बने कौन बताइए, पहले राज्यपाल, या आप लोग कमेंट करके बताना, या आप लोग नोट कर लेना, ये तो क्या बताइए कॉमन सी बात है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह अपने पहले वो बने थे, कौन बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ MP के, चूँकि शपथ तो वही दिलाएंगे ना। चलिए, तो देखिए अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। MP का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है बताइए, बरगद। अच्छा, MP से कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं इसके उपनाम से रिलेटेड, तो ये भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। चलो, कुछ तो यहाँ दिए हुए हैं, जो छूट जाएंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है बताइए, बरगद। उसके बाद राजकीय मछली कौन सी है बताइए, महासीर। और महासीर का साइंटिफिक नेम भी याद रखना, टोरटोर। क्या नाम है बताइए, टोरटोर। और बरगद का नाम रखेंगे फाइकस बेंगोलेसिस। उसके बाद राजकीय पशु कौन है बताइए, बारहसिंगा। कौन सी प्रजाति का है, ब्रैडरी प्रजाति का है। जो बारहसिंगा है, आगे अपन पढ़ेंगे बारहसिंगा को, तो जो बारहसिंगा है ना, वो कौन से अभ्यारण्य या नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो कानाकिसली में। तो कानाकिसली में ब्रैडरी जाति का बारहसिंगा पाया जाता है। इसी ने मैस्कोट बनाया था, भूर सिंह दा बारहसिंगा। तो इसके पहले जो पेपर हुए थे 2017 में, उसमें पूछा गया था मैस्कोट के बारे में। तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे कि भूर सिंह दा बारहसिंगा किसने बनाया था, तो ये बनाया था रोहिन चक्रवर्ती ने। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसका खुद का स्वयं का मैस्कोट है, तो MP। और नेशनल पार्क बोले तो कानाकिसली। ठीक है,
चलिए काना किसली के बारे में, काना किसली में डिटेल से बात करेंगे बाद में। राजकीय पक्षी बोलें तो दूधराज या शाह बुलबुल या फ्लाई क्लेचर, आपने देखा होगा कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। उसके बाद पुष्प बोलें तो सफ़ेद लिली। उसके बाद नाट्य बोलें तो माच, माच याद रखना, नृत्य है राई, ठीक है। तो माच नाट्य अलग बात है, नृत्य अलग बात है। उसके बाद फसल बोलें तो सोयाबीन, और सोया स्टेट भी बोला जाता है एमपी को, क्योंकि जब आज़ाद हुआ था भारत तो एमपी में सबसे ज़्यादा सोया होता था, अभी भी होता है हालांकि, इसीलिए इसको सोया स्टेट भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है बताइए, सोयाबीन में। राजकीय खेल बोलें तो मलखम्ब, और गान बोलें तो सुख का दाता। तो सुख का दाता किसने लिखा था आप नोट कर लीजिएगा। और सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए, टेट्रोनेग्रेंडाई। ये तो हालांकि हमने डिस्कस किया था तो लिखवा दिया था। चलो अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपनाम से बनने वाले, तो इसको कहा जाता है क्या बताइए, टाइगर स्टेट। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि अभी इसको टाइगर स्टेट नहीं कहा जाता, नहीं, ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। और हाल ही में जब बाघों की गणना हुई थी तब सबसे ज़्यादा क्या बताइए एमपी में ही पाए गए हैं 526, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एमपी में ही पाए गए कितने, 526। तो टाइगर स्टेट इसको कहा जाता है। उसके बाद इसको बोला जाता है सोया स्टेट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। टाइगर सबसे ज़्यादा चूँकि एमपी में पाए जाते हैं इसलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा फसल होती है इसलिए सोया स्टेट। उसके बाद नदियों का मायका कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए, नदियों का मायका। अब नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, मायका मतलब जहाँ पे किसी ने जन्म लिया, लड़कियाँ जन्म लेती हैं जहाँ पर वो कहलाता है मायका। माँ जी का, तो मायका, तो मायका क्या बताइए, मायका घर। तो जो मायका होता है जहाँ पर जन्म लेते हैं वो मायका कहलाता है। तो अधिकतर नदियाँ कहाँ पर जन्म लेती हैं बताइए, एमपी में, और एमपी से अलग अलग जगह फ्लो करती हैं। जैसे आपने देखा होगा नर्मदा ऐसे जाती हैं महाराष्ट्र गुजरात, फिर ऐसे देखो ताप्ती देखी होंगी, ऐसी वो भी इसी के पैरेलल जाती हैं। फिर आपने देखी होंगी चंबल, फिर बेतवा, फिर सिंध, फिर काली सिंध, फिर केन, सोन, टोंस, ये सभी जो नदियां हैं ये इनका उद्गम कहाँ से हो रहा है, एमपी से, और ये दूसरे राज्य में जाके बह रही हैं, ठीक है। तो उद्गम कहाँ पर हुआ बताइए, एमपी में, सो नदियों का मायका कहा जाता है। फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नाम दिया था हृदय प्रदेश या हृदय प्रदेश। तो हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जैसा हार्ट सभी ह्यूमन बॉडी में सेंटर में होता है उसी प्रकार ये एमपी भी सेंटर में है। चूँकि ये मध्य में है सो इसीलिए इसे कहा गया मध्य प्रदेश। अब ये देखो एक रफली यदि हम मैप बनाने की कोशिश करें तो इस प्रकार से ये रफली मैप बनेगा। इसमें से कैसे बना था ये एमपी, देखो जो यहाँ से काट लिए गए राज्य, यहाँ से काट लिए गए, यहाँ से काट लिए गए, यहाँ से काट लिए गए, जो बीच में बचा वो मध्य प्रदेश कहलाया। चूँकि ये मध्य में है सो ये कहलाया मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन आता है कि हृदय प्रदेश या हृदय प्रदेश किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो जेएल नेहरू ने कहा था, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसको कहा जाता है मध्य भारत, इसको और क्या कहा जाता है बताइए, मध्य भारत। तो मध्य भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो क्योंकि ये इसमें सारे पूरे भारत के कल्चर, पूरे भारत की संस्कृतियां पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, संस्कृतियां तो तब पाई जाएंगी जब सभी जाति के लोग रहेंगे यहाँ, मतलब सभी राज्यों के लोग रहेंगे। तो यहाँ पे आपको उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, फिर उसके बाद गुजरात के, यूपी के, बिहार के, हरियाणा के, दक्षिण भारत के भी अलग अलग देश राज्यों के यहाँ पर क्या बताइए लोग मिलेंगे आपको। तो इसलिए चूँकि जिस प्रकार भारत में पूर्वोत्तर भारत के भी मिलेंगे, यहाँ पर भारत में सभी प्रकार के विविध प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग जाति, समाज और भाषाओं से रिलेटेड। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में ही विविधताएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या बताइए, मध्य भारत। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे और इन सभी को आप रिवाइज़ कर लेंगे, और जो आपको नए नए पॉइंट्स मिले हों उनको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।